हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 29 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हाल ही में किस राज्य ने कोरोना व अन्य बीमारियों की पहचान के लिए हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें हिम सुरक्षा अभियान की, इसको चलाने का जो प्रमुख उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश का, वो है घर घर जाकर कोरोना और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना और साथ में ही लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश भारत का एक हिमालयी राज्य है। पंजाब से अलग करके आपका 25 जनवरी 1975 को इस राज्य की स्थापना होती है। और अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश काफ़ी चर्चाओं में था, करंट में भी चर्चाओं में था। और इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आएगा। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक बहुत ही फेमस दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। ये जो सिपकिला दर्रा है, इसी दर्रे से भारत में तिब्बत होते हुए एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है सतलुज। ये सतलुज आपका इसी सिपकिला दर्रे से होकर भारत यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। रोहतांग सुरंग काफी चर्चाओं में था और इसका नाम आपका अभी हाल ही में चेंज कर दिया गया है। ये रोहतांग सुरंग है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है अटल सुरंग। ये अटल सुरंग भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति, मनाली घाटी, सांगला घाटी, ये सारी की सारी घाटियां आपका इसी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। चंद्रताल झील जो रामसर साइट में शामिल है, ये जो चंद्रताल झील है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है। पिन घाटी नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क भी आपका इसी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें एडिशनल फैक्ट की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। प्रमुख नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालयन, पिन वैली जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और खीर गंगा और इंदिरा किला आपका यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क है। तो ये थी सारी एडिशनल जानकारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पीएम मोदी ने तीसरे री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह केंद्रित है, ये केंद्रित है आपका नवीकरणीय ऊर्जा पर। ये अभी तीसरा संस्करण था। इसमें पहला संस्करण होता है 2015 में और इसका दूसरा संस्करण होता है 2018 में, और अभी तीसरा संस्करण नवंबर 2020 में इसका आयोजन होता है। अब इस री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन को भारत में करने का क्या उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी आपका रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको भारत में क्या करना, बढ़ाना और उसमें यानी नवीकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट करना। अभी जब आपका पेरिस जलवायु समझौता हुआ था तो भारत ने 2030 तक आपका जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको आपका जो है बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। और 2022 तक भारत आपका 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। और आपका जो कार्बन है, कार्बन उत्सर्जन को 2030 तक, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ये आपका यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इससे पहले जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा गया था। ध्यान रखिएगा 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% तक आपका जो है कम करने का भारत ने क्या रख रखा है, 2030 तक लक्ष्य रख रखा है। और जबकि 2022 तक भारत ने
175 गीगावाट यानी 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उत्सर्जन करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आपका 175 में से 100 गीगावाट आपका सोलर एनर्जी से और 60 गीगावाट आपका पवन ऊर्जा से, यानी इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। और अन्य आपका बायोगैस वगैरह से आपका भारत ने इसमें क्या कर रखा है, लक्ष्य रख रखा है। और इस आपका थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट इंडिया को आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, संबोधित किया। और आपका स्मॉल हाइड्रो एनर्जी, बायो एनर्जी और सोलर एनर्जी, इस पर आपका भारत ने बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर में फोकस करने के लिए प्रतिबद्धता पेरिस जलवायु समझौते में भी आपका जताई थी। और भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आपका इनको पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस मंदिर में 26 वर्ष के अंतराल में होने वाली नागार्जुन बेसा रस्म, 26 साल के अंतराल में होने वाली नागार्जुन बेसा रस्म आयोजित की गई? इसका राइट आंसर है जगन्नाथपुरी, ओडिशा में। अब ध्यान रखिएगा, ये है आपका पुरी यानी जगन्नाथपुरी का ये मंदिर बहुत ही फेमस है और बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका पुरी, ओडिशा में। ठीक है ना, इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब समझते हैं आपका जो हमारा सवाल है, यानी नागार्जुन बेसा रस्म के बारे में। आपको सामने तस्वीर दिख रही होगी, ये है आपका जगन्नाथ भगवान जिन्हें कहा जाता है, और ये है आपका बलराम। बलराम एक्चुअली में महाभारत में कृष्ण के क्या माने जाते हैं, भाई माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर आपको तीर कमान दिख रहे होंगे, ये आपका युद्ध के लिए क्या हो रहे हैं, एकदम तैयार हो रहे हैं। किसके लिए तैयार हो रहे हैं, युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ये आपका मान्यता है पूरे भारत में। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आपका नागार्जुन भेषा है, रस्म है, इसमें नागा की वेशभूषा में लड़ने के लिए ये जो व्यक्ति बलराम और आपका कौन है, भगवान जगन्नाथ आपका वो तैयार है। ये मान्यता है कि आपका इसी दिन परशुराम ने, जो परशुराम विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने इसी दिन सहस्त्रार्जुन को मारा था। ठीक है ना, ये सहस्त्रार्जुन एक्चुअली में एक क्या थे, आपका राक्षस थे। तो ये माना जाता है कि परशुराम ने इसी दिन सहस्त्रार्जुन को मारा। इसी वजह से इसी के उपलक्ष्य में आपका नागार्जुन बेसा रस्म को इस तरीके से आपका मूर्तियां बना के वहाँ पर इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन आपका इस बार इसको लोग नहीं देख पाएंगे ज़्यादा, सिर्फ इसको एक रस्म के तरीके से निभाया जाएगा कि 26 साल के बाद परंपरा है, तो उसको आपका मनाने के लिए लोग ज़्यादा यहाँ पर एकत्रित नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना का काल है। ठीक है ना, तो विश्व से आपका जो पर्यटक आते थे इसको देखने के लिए, भारत के विभिन्न भागों से जाते थे, वो इस बार इसको नहीं देख पाएंगे। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर बात करें आपका ओडिशा की, ठीक है ना, किसकी, ओडिशा की, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो ओडिशा है, ओडिशा में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है आपका, जिसे हम लोग सन टेम्पल और आपका सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। सूर्य मंदिर जो आपका कहाँ स्थित है, कोणार्क उड़ीसा में है। कहाँ पर है, कोणार्क उड़ीसा में है। इसे आपका ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इस सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह नामक आपका प्रथम शासक ने किया था। कहने का मतलब नरसिंह प्रथम ने किया था। ये एक गंग वंशीय शासक था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। गहीर माथा, सिमलीपाल, भितरकनिका, कौन सा, गहीर माथा, सिमलीपाल और भितरकनिका, ये पार्क भी कहाँ स्थित है, नेशनल पार्क ओडिशा में स्थित है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी, उसका नाम है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर आपका ओडिशा की क्या है, राजधानी है। ये भारत की पहली स्मार्ट सिटी थी। और ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध, कौन सा बांध, हीराकुंड बांध, ये हीराकुंड बांध भी आपका कहाँ है, महानदी पर। किस नदी पर, महानदी पर है, और ये भी उड़ीसा में स्थित है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध है। 2021 का हॉकी विश्व कप इसी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखिएगा।
चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, ये भी कहाँ स्थित है? आपका उड़ीसा में स्थित है। चांदीपुर रेंज जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आपका अपने मिसाइल आपका लॉन्च करते हैं, तो ये आपका जो चांदीपुर रेंज है, चांदीपुर रेंज भी आपका उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? आपका उड़ीसा में स्थित है, जिसका नाम चेंज करके अब रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। तो दोस्तों ये सारे एडिशनल पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने सुरक्षा कर्मियों को समर्पित हुतात्मा दलान, इस पॉइंट को याद रखिएगा, अभी बताते हैं आपको कि हुतात्मा दलान क्या होता है। हुतात्मा दलान का उद्घाटन किया, ये किया आपका महाराष्ट्र यानी मुंबई के सीएम उद्धव ठाकरे ने। किसने किया? आपका उद्धव ठाकरे ने, जो महाराष्ट्र के आपका वर्तमान में सीएम है, इन्होंने मुंबई में इस हुतात्मा दलान का उद्घाटन किया। अब ये क्या है हुतात्मा दलान? सबसे पहले इसको समझते हैं। होता क्या है, भारत में एक जबरदस्त घटना होती है और वो घटना होती है आपका 9/2/11 की, ठीक है ना, सॉरी माफ करिएगा 26/11 की। कब की होती है? 26/11 की घटना होती है 2008 में, ठीक है। 9/2/11 की घटना एक्चुअली में कहाँ पर होती? 2001 में यूएसए में, ठीक है ना, जब वहाँ के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में आपका क्या कर दिया जाता है, यानी जो अलकायदा है उसके द्वारा आपका वहाँ पर आतंकवादी हमला कर दिया जाता है। लगभग 3000 लोग आपका वहाँ पर मरते हैं। अभी कुछ दिन ही हमने आपका करंट में उसका जिक्र किया था। तो ध्यान रखिएगा, जब मुंबई के ताज होटल में 26/11/2008 को, यानी आपका 26 नवंबर 2008 को जो आतंकवादी थे उनके द्वारा हमला किया जाता है, तो उस हमले में भारत के 166 लोग मारे जाते हैं और साथ में ही आपका भारत के 26 जाबाज जवान आपका इसमें सिपाही मारे जाते हैं। तो उन्हीं की याद में और उन शहीदों को ही नमन करने के लिए आपका हुतात्मा दलान, कहने का मतलब शहीद गैलरी बनाई गई है, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसी शहीद गैलरी को हुतात्मा दलान कहा जाता है, जो इस तरीके से आपका जो मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए थे उनके याद के लिए और उनको आपका जो है श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई में इसको बनाया गया है। इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे के द्वारा, ठीक है ना। अगर बात करें आपका महाराष्ट्र की, किसकी? महाराष्ट्र की, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इनको आपका गोवा का भी क्या है, पदभार है, यानी गोवा का भी राज्यपाल का पद आपका संभाल रहे हैं। प्रमुख नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली, तुंगारेश्वर और तंडोबा नेशनल पार्क, यही मुंबई में स्थित है। अगर अन्य एडिशनल फैक्ट की बात करें, अभी हाल ही में करंट में एक क्वेश्चन काफ़ी चर्चाओं में था, खुली बीड़ी सिगरेट पर रोक लगाने वाला, किस पर? खुली बीड़ी सिगरेट पर रोक लगाने वाला ये भारत का क्या है, पहला राज्य है महाराष्ट्र। लोनार झील ये भी कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में स्थित है और ये रामसर साइट में आपका जो है शामिल है। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में भारत में रामसर साइट की आपका जो है संख्या हो गई है 41। कितनी हो गई है? 41। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। जबकि इंडिया गेट कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को ही कहा जाता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये भी कहाँ स्थित हैं? इसी आपका महाराष्ट्र में स्थित हैं। धारावी काफ़ी चर्चाओं में था, कोरोना के टाइम पर आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्प्रेड हो गया था, लेकिन भारत के जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन्होंने बाद में इसमें सक्सेस पा ली थी। तो जो धारावी है ये मुंबई में स्थित है। अब ये क्यों मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है? मलिन बस्ती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। शिवाजी और गणेश महोत्सव भी कहाँ आयोजित होते हैं? इसी मुंबई में आयोजित होते हैं। तो ये सारे एडिशनल फैक्ट दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद करते रहेगा, रिवाइज करते रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको
ज़रूर दिखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? वो कर दी है आपका 25 लाख। अब इसको अच्छे से याद रखिएगा, पहले आपका 7,50,000 वहाँ पे मिलती थी, अब कितनी मिलेगी? 25 लाख। अब बात करते हैं आपका राजीव गांधी खेल रत्न क्या है और जिसकी राशि अभी 25 लाख की गई है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो राजीव गांधी पुरस्कार है इसकी स्थापना 1991 में होती है। कब होती है? 1991 में इसकी स्थापना होती है। भारत में खेलों के क्षेत्र में आपका ये सर्वोच्च सम्मान है, यानी खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सर्वप्रथम आपका इसे विश्वनाथन आनंद को दिया गया। किसको दिया गया? विश्वनाथन आनंद को दिया गया और ये दिया गया आपका 1991 में ही, जब इसकी स्थापना हुई। विश्वनाथन आनंद आपका जो है शतरंज के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं और पहले आपका इसे जो राशि थी वो 7.5 थी, अब कितनी कर दी गई है? 25 लाख कर दी गई। अभी रिसेंट में आपका 2020 में 5 खिलाड़ियों को क्या दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है, जिसमें आपको सामने दिख रहे होंगे तस्वीर में रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस से संबंधित है। मरियप्पन टी, ठीक है ना, ये आपका पैरा एथलेटिक है। इस पॉइंट को अच्छे याद रखिएगा। मरियप्पन आपका थंगावेलु इनका पूरा नाम है। विनेश फोगाट ये रेसलिंग से संबंधित है, इन्हें भी अभी क्या दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। और रानी रामपाल ये हॉकी यानी हॉकी महिला से संबंधित है, इनको भी आपका क्या दिया गया है? अभी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। इन सारे पॉइंट को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। पहला और अभी रिसेंट में किसने दिया, कब इसकी स्थापना हुई, कितनी राशि दी गई, ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महासागरों की निगरानी करने के लिए तैयार किए गए कोपरनिकस सेंटिनल माइकल फ्रेलिच उपग्रह को किसने लॉन्च किया? ये किया है अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा के द्वारा। किसके द्वारा आपका लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। ये देख सकते हैं आप, फॉल्कन 9 रॉकेट नामक जो स्पेस एक्स का रॉकेट है उसके द्वारा आपका 21 नवंबर 2020 को इसको फॉल्कन रॉकेट से क्या किया गया? आपका छोड़ा गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। एक्चुअली में इसका जो नाम रखा गया है वो सेंटिनल 6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह नाम रखा गया। एक्चुअली में माफ करेगा, यूएसए के एक आपका नासा का एक अर्थ साइंस होता है, ठीक है ना, अर्थ साइंस डिपार्टमेंट होता है जो नासा के अंडर ही काम करता है, ठीक। इसके एक आपका डायरेक्टर रह चुके थे 2006 से 19 के बीच में, जिनका नाम क्या था? डॉक्टर माइकल फ्रेलिच। इन्हीं के नाम पर आपका इस मिशन का नाम रखा गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और इसी तरह के उपग्रह सेंटिनल 6B, क्या सेंटिनल 6B को वर्ष 2025 में 2025 में छोड़ा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है जो महासागर होते हैं, ठीक है ना, महासागरों की निगरानी और समुद्र जल स्तर में हो रहे परिवर्तनों को मापना। क्योंकि होता क्या है, जलवायु परिवर्तन के दो बड़े ही आपका इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? जगह होते हैं। नंबर 1 तो हम जलवायु परिवर्तन को सबसे ज़्यादा पहचान सकते हैं वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, जैसे अंटार्कटिका में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बर्फ होती, तो बर्फ के पिघलने के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? जलवायु परिवर्तन को आंक सकते हैं, ठीक है ना। जबकि दूसरा आपका समुद्र, क्योंकि समुद्र में जो जल स्तर होता है वो आपका कम ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब अगर ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के हमें क्या मिल रहे हैं? संकेत मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये चीज़ें मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो पॉइंट है वैश्विक स्तर पर महासागरों में परिवर्तन पर नजर रखने के लिए 1992 में आपका अन्य उपग्रह भी लॉन्च किए गए, जिसमें
टॉपेक्स है, एक आपका पोसाइडन है, जैसन 1 है और OSTN है और जैसन 2 है। ये आपका महासागरों में परिवर्तन रखने के लिए लॉन्च किए गए क्या हैं, उपग्रह हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डॉक्टर माइकल फ्रेंची के नाम पर आपका इनका क्या रखा गया है, सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिच उपग्रह नाम रखा गया। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। इसी तरह के एक अन्य उपग्रह जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेंटिनल-CB के नाम से आपका 2025 में लॉन्च किया जाएगा। जबकि आपका इसको बनाने में जो कंट्रीब्यूशन रहा है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज यानी CNES के योगदान के साथ संयुक्त रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA, साथ में नासा, मौसम संबंधी उपग्रहों के आपका पूर्वेक्षण के लिए यूरोपीय संगठन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, ठीक है ना। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन यानी नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के द्वारा और यूरोपीय संघ EU द्वारा विकसित किया। यानी इसको विकसित करने में इन सबका क्या रहा, कंट्रीब्यूशन रहा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है एक मिशन माना जा रहा है जो अभी हाल ही में ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका फॉल्कन रॉकेट के द्वारा छोड़ा जा रहा आपका सेंटिनल-6 माइकल फ्रेंचिच उपग्रह जो सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये पॉइंट दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। इस दिवस की घोषणा की, ये घोषणा दोस्तों UNEP के द्वारा 1992 में की जाती है कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए, इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए क्या मनाएंगे, पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाएंगे। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपका जो अभी पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं जो भी विषय, जो भी मामले, उन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना, बढ़ाना। क्योंकि अभी जैसे क्लाइमेट चेंज है या आपका जो है क्लाइमेट पॉल्यूशन है, ये बहुत तेज़ी से आपका बढ़ रहा है और जिससे कहीं ना कहीं जो अर्थ का जो लाइफ है, जीवन है, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसे विषयों के प्रति आपका जागरूकता प्रदान करने के लिए ही UNEP द्वारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की घोषणा 1992 में की जाती है और तब से हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं। अब थोड़ा दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं कि 26 नवंबर को हम लोग कौन कौन से दिवस मनाते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है ना। दूसरा आपका संविधान दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? संविधान दिवस। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी हम लोग किस दिन मनाते हैं? इसी आपका 26 नवंबर को मनाते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट आप अच्छे से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, इसकी स्थापना होती है 1972 में। इसका मुख्यालय वर्तमान में नैरोबी, बहुत बार पूछा जा चुका है। डायरेक्टर है इसके एंजर एंडरसन। अब होता क्या है, 1972 में 5 जून को, कितने जून को? 5 जून को आपका विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? इस पॉइंट को दोस्तों ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन था स्टॉकहोम में जिसको आयोजित किया गया था। अब ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था इस सम्मेलन को आयोजित करने का, कि जो पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मामले हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, पर्यावरण संबंधी जो जानकारियां हैं उनका संग्रहण करना और साथ में आपका जो है मूल्यांकन करना और आपका उसके बचाव के लिए जो भी उपाय हों उनको आपका आदान प्रदान करना, एक दूसरे को क्या करना, अवेयर करना। अब ध्यान रखिए जब यूएनई की स्थापना होती है तो यूएनई की स्थापना भी इसी समिट के बाद की जाती है। यानी कहने का मतलब जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था फर्स्ट आपका जो है पर्यावरण सम्मेलन, उसी की उपज मानी जाती है यूएनईपी को, ठीक है ना। तो जब यूएनईपी की स्थापना होती है तो इसके द्वारा आपका एक बहुत ही फेमस पुरस्कार जिसको आपका पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जो भी व्यक्ति पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम करता है उसको ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक का भी क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है।
तो ये था दोस्तों आज की सभी करंट अफेयर न्यूज़ का एनालिसिस जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज़ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। If you like this video, please subscribe, like, share and comment. Thank you.